इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल प्लेन। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। और एक्सियल प्लेन मीन्स एक्सिस पे, अलॉन्ग द एक्सिस। अब एक्सियल प्लेन कौन सा होता है वो भी हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है -q और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है +q। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? हम उसको 2a मान लेते हैं। सर हम उसको 2a क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब हम इसका आधा करेंगे, जब हम इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होगा? a। तो सर क्यों ना हम इसको पूरे को a ले लें। अगर हम पूरे को a लेंगे तो हर जगह हमें a/2 लिखना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये गैप कितना हो गया? a, और बचा हुआ दूसरा गैप कितना हो गया? a। इधर मैं नाम दे देता हूँ a और ये नाम दे देता हूँ मैं b। ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ये -2q + 2q ऐसा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो एक्सिस है, एक्सिस मतलब जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, उसके अलोंग अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो यहाँ पे हम पॉइंट P ले लेते हैं और मान लेते हैं ये पॉइंट P जो है हमारा, इस सेंटर इसको O दे देते हैं। तो इस सेंटर O से ये पॉइंट P कितना है हमारा? डिस्टेंस R। ये हमारा R डिस्टेंस अवे है O से। हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और दूसरी चीज़ कौन सी क्लियर हो गई कि एक्सियल प्लेन क्या होता है। अब तीसरी चीज़ जो कि हमको निकालना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? टूवर्ड्स द चार्ज। तो जैसे ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। इस पॉइंट पे निकालना है तो टूवर्ड्स द चार्ज, इस पॉइंट पे होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज। और यही अगर इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब जो भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट से अवे होगा। तो ऐसे कैसे हमको निकालना पॉइंट P पे, तो हम क्या करेंगे? अब पॉइंट P पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E - q। ये हमारी डायरेक्शन आ गई किसकी? नेगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या होगा? अवे। तो E + q। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और यहां एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। अगर हमारा एंगल 180 डिग्री है तो उस केस में यहां पे रिजल्टेंट जो नेट आएगा, जो टोटल आएगा, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए माइनस ई नेट। कितना होना चाहिए? EQ - E - q। आप कोई भी ले सकते हो, आप E - q पहले लेके भी कर सकते हो, आपको वैल्यू सिर्फ नेगेटिव आएगी। तो EQ - E - q। और ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। तो ये हमारा E नेट आ जाएगा। अब E नेट को निकालने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए EQ कितना है और E - q कितना है। तो चलिए पहले EQ और E - q निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले EQ जब निकालेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q। चार्ज कितना है? Q। और सेपरेशन, इस Q का सेपरेशन कितना है पॉइंट P से? BP। तो ये हो जाएगा BP²। और BP कितना है? सर O से लेके P तक R है और O से लेके B तक A है। तो B से लेके P तक कितना हो जाएगा? R - A। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां से यहां तक का गैप R है, यहां से यहां तक का गैप A है। तो ये क्या होगा? बचा हुआ गैप R - A। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/4πε0 हो गया ये Q/R - A होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसके कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज के कारण। तो वो हो जाएगा हमारा E - q। ऐसे कैसे? 1/4πε0 और यहाँ आ जाएगा Q। सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोग ने नेगेटिव साइन को कंसिडर कर लिया है। कहाँ पे कंसिडर किया है? यहाँ पे डायरेक्शन जब डील कर रहे थे।
तो जब आपने ऑलरेडी इधर इसको डायरेक्शन के केस में नेगेटिव साइन ले लिया है, सर कैसे लिया, अगर ये चार्ज नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होता तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, ये नेगेटिव है इसलिए तो हमारा टुवर्ड्स द चार्ज है, तो इसलिए हमने साइन को उधर कंसिडर कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, r प्लस ए कैसे होगा ये, क्योंकि अगर हमारा O से P R है तो A से P कितना होगा R प्लस ए, तो मैं इसको A से P लिख देता हूँ पहले, उसके बाद हम इसको R प्लस ए लिखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा Q अपॉन ये क्या हुआ R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारी वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EQ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए होल स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है सर, कॉमन कैसे लेते हैं, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो सिंपली इस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वापस मल्टीप्लाई कर दो, किधर, इस ब्रैकेट से, आपको ऑरेंज वाली इक्वेशन वापस मिल जाएगी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ लिख देते हैं हम, और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब ध्यान से यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, और नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट रखना ज़रूर, नहीं तो मिस्टेक होंगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे आइडेंटिटी 6th या 7th स्टैंडर्ड की, कि इस पूरे को हम ले लेते हैं A और इस पूरे को हम ले लेते हैं B, तो A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी है, मैं फिर से यूज़ करूँगा, आपको नहीं समझ में आए फिर से एक बार बैक करके देख लेना। तो ये हमारा A क्या हो जाएगा R माइनस ए और B क्या हो जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब हम उस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे जो हमारा न्यूमरेटर में है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2AR होल डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट देखो यहाँ पे, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते हैं R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जो हमारा कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर में उनको कैंसिल कर देते हैं, तो R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 4AR, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा हमारे पास 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, हम इस 4AR को स्प्लिट करेंगे। सर क्यों स्प्लिट करना है, क्योंकि हमको एक क्वांटिटी हमको पहले से ही पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी वापस बता देता हूँ, 2 इंटू 2A इंटू R, 4 को हम तोड़ सकते हैं, 4 कैसे टूट जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे बच गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 2A जो है इसको बाहर Q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, E नेट क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे ये मिल जाएगा Q अपॉन, पहले Q को साथ में लिख देते हैं 2 के, तो ये हो जाएगा 2AQ इंटू 2R। मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है, बाकी का टर्म्स एज इट इज़ है, फिर से देख लेना पॉज करके, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
ये वाला 2 और ये वाला Q साथ में लिख दिया है और कोई टेंशन नहीं है, सेम चीज़ है। तो 2AQ अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। सो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे P हो जाएगी और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2PR अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे? एक्सियल पॉइंट पे। किसके कारण? एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किससे? इलेक्ट्रिक डायपोल से। कहां पे? इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हमारा, वो क्या है? एक पेयर है किसका? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। तो यहाँ माइनस क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू लिख देते हैं। और ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है और इनकी पोलारिटी ऑपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है क्यू क्यू, लेकिन पोलारिटी ऑपोजिट है। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2a। ये हम 2a क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम इसको बीच से मेजर करेंगे तो इसके आधी डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? a। 2a का आधा a। तो a/2 ना होके a होगा ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। तो ये गैप कितना हो गया? a। और इसको नाम दे देता हूं यहाँ पे a, इसको दे देता हूं नाम b, और ये हमारा हो गया o। अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने देख लिया क्या होता है। अब इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ऐसा पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं इसको सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख देता हूं। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो ऐसा पॉइंट जो कि इस पूरे डायपोल से परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बाइसेक्टर मतलब ये हियर परपेंडिकुलर होके और इन दोनों को स्प्लिट कर रहा है आधे आधे में, बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो बाइसेक्टर मतलब AO और OB दोनों इक्वल है, और यहां पे इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट C। अब लगाते हैं हम हमारा डायरेक्शंस। सो सबसे पहले अगर हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसको नेगेटिव, ताकि जब आप टेक्स्ट बुक खोलो तो आपको डायग्राम कुछ उल्टा ना लगे। तो ये प्लस क्यू लिख लेते हैं, ये माइनस क्यू, ताकि आपको डायग्राम एकदम टेक्स्ट बुक जैसा लगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे डायग्राम देख के। तो पहला पॉजिटिव क्यू जो है हमारा, उसके कारण फील्ड क्या होगा? सी पे आउटवर्ड। तो क्या सर ये आउटवर्ड इधर होगा? क्या ये इधर होगा या इधर होगा? नहीं, इनमें से कहीं नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सर पहले तो लाइन ज्वाइन करो आप ए से लेके सी तक, और इस लाइन के अलोंग होगा ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए। तो मैं सी ए हटा के इधर प्लस क्यू लिख देता हूं कि भाई हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसके कारण फील्ड कहाँ है? वहां पे। अब ऐसे कैसे हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं? बी से सी की। सो जब हम बी से सी का लाइन ज्वाइन करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आसानी हो जाएगी। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड बी का। तो ये किस साइड होगा? इस साइड। सर इसका एरो नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि मैं फिर से समझा देता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड। तो ये हमारे दोनों डायरेक्शन हो गए। अब यहाँ पे हम ना तो ऐड कर सकते हैं इसको ई क्यू और ई माइनस क्यू को, और ना ही सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है और ये दोनों एक एंगल पे इंक्लाइंड है। अब ये कितना एंगल है हम देखेंगे बाद में, हमको नहीं पता अभी एंगल कितना है। तो ये किसी अगर एंगल पे इंक्लाइंड है तो हमको रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है उसमें रिजल्टेंट फॉर्मूला से नहीं सॉल्व किया है। अगर रिजल्टेंट भी लगाओगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन वो 2-4 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है वो कैसे किया है? यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया है कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस देख लेते हैं रफली, और ये हमारी रफली क्या है? वाई एक्सिस। अब हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। EQ जो है हमारा, अगर इसको हम तोड़ें यहाँ पे और इसको अज्यूम कर लें कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा EQ cos थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? EQ sin थीटा। अब अगर आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना नहीं आता है
तो हमेशा ये याद रखो, क्योंकि एक्चुअली ये 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन का है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पता है तो हमेशा याद रखो, किसी भी फील्ड का या किसी भी वेक्टर का अगर थीटा यहाँ पे है एक्स एक्सिस के साथ तो वो कॉस थीटा होगा, और दूसरी वाली साइड हमेशा साइन थीटा होगा। सर अगर ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक्स एक्सिस और ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा हो गए। और अगर ये थीटा है तो हमको पता है AC और BC की डिस्टेंस सेम होगी। सर डिस्टेंस सेम क्यों हो गई AC और BC की? क्योंकि देखो AO हमारा A है और OB भी हमारा A है, और इसको ले लेता हूं मैं OC को R। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम, सर पाइथागोरस थ्योरम तो परपेंडिकुलर पे लगता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो राइट साइड वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर वो R है और ये A है तो BC कितना होगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं यहां लिख देता हूं BC कितना आ गया? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ऐसे कैसे हमारा AC कितना आ जाएगा? वो भी आ जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर AC और BC दोनों इक्वल हैं तो हमने बचपन में पढ़ा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी थीटा हो गया। और अगर ये थीटा हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो अब हमको जब एंगल मिल गया है ये EQ माइनस क्यू वाला, तो अब हम फिर से इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो इस साइड E माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। कितना हो जाएगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, ये E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ है। ये क्यों नहीं लिखे हुए हैं? एक तो E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं अभी देखेंगे हम। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, E माइनस क्यू साइन थीटा कहाँ है? नीचे की तरफ। अब देख लेते हैं हम हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, टोटल एक तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा और टोटल वाई एक्सिस की तरफ होगा। अगर कंपोनेंट्स हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा? ई क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ ई क्यू साइन थीटा, देखो जरा ऊपर की तरफ है, और ई माइनस क्यू नीचे की तरफ है, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, किसका? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा EQ क्या है। तो EQ जो है हमारा वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कारण के कारण, कहां पे? इस पॉइंट C पे। वो होगा हमारा 1/4πε0। चार्ज क्या है बेटा? Q अपॉन AC स्क्वायर। और अगर हम E माइनस क्यू निकालें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4πε0, और चार्ज कितना है माइनस क्यू का? Q अपॉन BC स्क्वायर। सर आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी इधर एरो में कंसीडर हो गया। कौन सी एरो? यहाँ पे, ये जो एरो दिख रही है आपको यहाँ पे। तो ये सर नेगेटिव का इससे क्या लेना देना? अगर ये चार्ज नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होता तो ये एरो नीचे की तरफ नहीं होता, तो इसका मतलब ऑलरेडी हमने नेगेटिव साइन को कंसीडर कर लिया है। तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है यहाँ पे, नेगेटिव साइन नहीं लिखना है। अब अगर आप देखो EQ की वैल्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा वाई ई वाई क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पे, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन 0 होता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ वैल्यू होता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, एंड फ्रॉम 1 अब वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिग्मा को क्या लिख रहा हूं मैं? ई नेट, नेट मीन्स टोटल, ई क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, वो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन AC स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, AC और BC इक्वल है, उसकी वजह से EQ और E माइनस क्यू इक्वल है। ठीक है, चार्ज भी इक्वल, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कॉमन में। क्या चीज कॉमन है? दोनों में है। कॉमन मीन्स दोनों, ऐसी चीज जो दोनों में प्रेजेंट हो। Q/4πε0, ये हो जाएगा 1/AC² प्लस 1/BC²। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे, और यहाँ पे cos थीटा भी था, हमने cos थीटा मिस कर दिया, क्योंकि EQ के साथ एक cos थीटा भी होगा और एक उसके साथ भी एक माइनस वो भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा उठा के और इधर ले जाता हूँ, ताकि मेरे को cos थीटा लिखने का जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos थीटा, और ये हमारा cos थीटा, और इन दोनों में cos थीटा भी कॉमन है, तो हम cos थीटा को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अगर कोई कंफ्यूजन है, तो ये वाला पैरामीटर इससे मल्टीप्लाई करो, cos थीटा को भी इससे मल्टीप्लाई करो, आपको पहला वाला पैरामीटर मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट वाले को सेकंड पैरामीटर से मल्टीप्लाई करो और यहाँ cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, आपको सेकंड पैरामीटर मिल जाएगा। मतलब हमने सिंपली कॉमन लेके बाहर लिखा है, और कुछ नहीं। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे AC का वैल्यू क्या है? √R² प्लस A², यहाँ पे लिखा हुआ है। और BC की वैल्यू भी √R² प्लस A², यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा Q/4πε0 1/R² प्लस A², और ये भी हो जाएगा 1/R² प्लस A²। और cos थीटा हम अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, 1/R² प्लस A² को एप्पल मान लेते हैं, तो ये एक एप्पल है और ये दूसरी एप्पल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दो एप्पल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा Q/4πε0 2/R² प्लस A², cos थीटा। अब बात करते हैं cos थीटा की, तो चलते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, AOC। ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल ले लेते हैं, मैं यहाँ छोटा सा लिख लेता हूं, AOC, दिख रहा है AOC? AOC, इसमें आप चाहो तो BOC भी ले लो, दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम ट्राइंगल्स हैं, सारी वैल्यूज सेम है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? cos थीटा हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होता है? AO, और हाइपोटेनियस कितना है? AC। सो AO अपॉन AC। करेक्ट है? देख लो डायग्राम। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे cos थीटा की, जो हो जाएगी हमारी AO Q अपॉन 4πε0 R² प्लस A², और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, जो हमने देखी है यहाँ पे कितनी है? AO अपॉन AC। अब AO की वैल्यू कितनी है? A, और AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो A अपॉन, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे AO अपॉन AC, और AO की वैल्यू है हमारे पास A। सो 2Q अपॉन 4πε0 R² प्लस A², और AO है हमारे पास A, और AC है हमारे पास R² प्लस A² होल पावर हाफ। सर होल पावर हाफ कैसे आया? जिनको नहीं पता है, रूट अंडर R² प्लस A², आप इसको ये भी लिख सकते हो, R² प्लस A² होल पावर हाफ। रूट मतलब पावर हाफ। अब अगर दो सेम टर्म्स हैं, जैसे कि ये और ये, इसकी पावर कितनी है? 1, और उसकी पावर कितनी है? हाफ। तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती है? ऐड। ये हमने बचपन में सीखा है, a⁴x इंटू a⁴y, ये हो जाएगा a⁴x प्लस y। तो हम यहाँ पे पावर्स ऐड कर देंगे। तो 1 और हाफ को अगर आप ऐड करो, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 2aq अपॉन 4πε0 R² प्लस A² होल पावर 3/2। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कि यहाँ पे हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो मैं ये एक एरो बना देता हूं, और ये हमारा P हो जाएगा। ये P जो है हमारा डाइपोल मोमेंट है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको कहाँ मिल रही है? अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने देखा वाई एक्सिस तो 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है हमको इस डायरेक्शन में, ई नेट की, और डाइपोल मोमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये फाइनल एक्सप्रेशन में हमको एक नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा
किसके ऑपोजिट है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। सर नेगेटिव साइन को क्यों पुट करना, हमको तो डाइपोल मोमेंट दिख ही नहीं रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो न्यूमरेटर में -2aq है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन इक्वेटोरियल प्लेन का ये आ गया, r² + a² होल पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, उसका एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। इस वायर के ऊपर चार्जेस हैं। अब आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो, आप चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो। और ये एक 3D व्यू है। 3D मतलब आप चारों तरफ से देख सकते हो कि एक वायर है, पतला सा वायर, और इस वायर के चारों तरफ खाली जगह है, और इसको हमने चार्ज कर दिया है, ठीक है। हमने इसको किससे कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा? इसके कारण फील्ड आएगा, और ये फील्ड कहाँ होगा? रेडियली आउटवर्ड। हर जगह रेडियली आउटवर्ड। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में होगा, ये आपका अलग अलग चारों तरफ हर डायरेक्शन में होगा। ओके, यहाँ पे भी बाहर आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आएगा कुछ, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, चारों तरफ जाएगा, उधर की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, और पूरी 3D में चारों तरफ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द वायर है, ठीक है। तो अगर हम इसके चारों तरफ ऐसा सोचें तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो है हमारा एक सिलेंडर बना रहा है। और कैसा सिलेंडर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है, सिलेंडर को। तो ये हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, किधर? इसके चारों तरफ। इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ले लिया। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के कारण इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आप जहां से देखोगे वहां से ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। ये हमेशा हर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा 3D में, ठीक है। ऐसे आप बाहर चारों तरफ आप सोच, सर ये बाहर की तरफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो ये वायर है इसके ऊपर कैसा है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज लेके भी ट्राई कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज में ये सारे के सारे एरोस किस तरफ होंगे? टूवर्ड्स द वायर। तो ये हमारा एक वायर है, और ये जो सिलेंडर चारों तरफ दिख रहा है ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलेगा, और ये फ्लक्स जो है या फील्ड लाइंस जो है हमारी, ये परपेंडिकुलर होंगी इस गॉसियन सरफेस के, ठीक है। तो अब हमको एक एक्सप्रेशन निकालना है कि इस सिलेंडर के रीजन पे इस वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या सर हम इस सिलेंडर को बड़ा सिलेंडर सोच सकते हैं, इतना बड़ा? हाँ। तो उस साइज पे डिपेंड करेगा इसका फ्लक्स। कैसे? सबसे पहले हम इधर इसको आर मान लेते हैं, इसको हम आर मान लेंगे यहाँ पे। और ये जो लेंथ है हमारी, ये हमारी हाइट हो जाएगी किसकी? इस सिलेंडर की, ठीक है। कि भाई इस वायर का कितना पोर्शन इस सिलेंडर में है, जितना इस सिलेंडर में होगा वही तो, वही चार्जेस जो इस सिलेंडर के अक्रॉस है वही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस, करेक्ट। तो अभी हम इसको एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो जो अभी हमने 3D में देखा, अब इसको हम 2D में लगा के और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेसिकली हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम चार्ज डेंसिटी पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास एक वायर है, जैसे ये एक वायर अभी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये एक वायर है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चारों तरफ पॉजिटिव। अभी हमने जो 3D में देखा ये पूरा का पूरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक दो चार्ज तो है नहीं, बहुत सारे चार्ज हैं, तो इन चार्जेस को हमको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करते हैं? जब बहुत सारे चार्ज होते हैं डेंसिटी में, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यों हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है वो पूरे लेंथ के अक्रॉस है। अगर एरिया के अक्रॉस होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम के अक्रॉस होता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, हमने अभी देखा था। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कहाँ होगा? चारों तरफ होगा इसके, ठीक है। एक सिलेंडर बना देते हैं कि भाई इस सिलेंडर के अंदर जितने चार्जेस आ रहे हैं उन चार्जेस के कारण कितना फील्ड होगा, ठीक है। क्या सर हम इस सिलेंडर को और बड़ा बना सकते हैं? हाँ। अगर आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इतना बड़ा रेडियस का आपको सिलेंडर बनाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत पास लेना है, जैसे यहाँ कहीं फील्ड निकालना है, तो इधर एक छोटा सा सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ पे फील्ड निकालना है,
ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारा, लैम्डा, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो अगर हमको किसी भी चार्ज को निकालना है किसी भी गिवन लेंथ के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू एल। हमेशा याद रखना किसी भी वायर का लेमडा जो है वो कांस्टेंट रहता है अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक का नाम ही देख लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो लेमडा वेरी करेगा अलग अलग पॉइंट पे। अब ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इसलिए लेमडा कांस्टेंट है, और अगर लेमडा को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर ले तो हमको चार्ज मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां लेंथ डिफाइन करते हैं कि भाई ये सिलेंडर कितने लेंथ में है। तो ये किसी हाइट h का सिलेंडर है। ठीक है। अब इस हाइट के अक्रॉस जितने चार्ज आ रहे हैं, ये पूरा रीजन जो ये वायर का है, इसमें जितने चार्ज आ रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे फील्ड को। हमने अभी 3D में देखा कि ये फील्ड आउटवर्ड होगा हर एक डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो है इस रीजन में कितने चार्जेस हैं हम वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो हमारा चार्ज होगा यहाँ पे लेमडा इंटू एच। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे मेन पर्पस की तरफ। मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। ये गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन है, हमें फील्ड निकालना है यहाँ पे। तो फील्ड निकालने के लिए हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गिवन एरिया के अक्रॉस कितना होता है, फाई, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे इनटू एरिया। लेकिन सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, तो वही तो निकालना है। तो फ्लक्स फाई किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब हमको पता है गॉसेस लॉ से, सो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस के लॉ के हिसाब से ये फाई जो है हमारा, ये क्या होता है, चार्ज, कि कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है वो सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब ध्यान से इन पैरामीटर्स को देखना। देखो ई जो है हमारा वो हमको निकालना है इस डेरिवेशन में। क्यू जो है हमने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई इस हाइट में इतने चार्ज हैं, इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 को पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू हाइट एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सर ये कौन सा एरिया, वो एरिया जिसके अक्रॉस हमारा पूरा फ्लक्स है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड पार्ट है, हमने अभी 3D में देखा था, ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में कोई फील्ड नहीं है क्योंकि चार्जेस यहाँ पे है, तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये बचपन में 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा। अब यहाँ h से h कैंसिल कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो h से h कैंसिल हो जाएगा और 2πr को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी चीज हमको पता चल गई कि कोई भी एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एक तो आप किस पोजीशन पे हो r की वैल्यू पे। तो जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो r का पैरामीटर नीचे आ रहा है, तो r इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। दूसरी बात, वो डिपेंड करेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, क्योंकि कितना चार्जेस हैं वही तो डिसाइड करेंगे। ठीक है। और लैम्डा अगर कांस्टेंट होता है किसी वायर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। लैम्डा बढ़ाने का सर फिजिकल मीनिंग क्या होता है, लैम्डा बढ़ाने का फिजिकल मीनिंग हो गया कि किसी भी इस लेंथ में और चार्जेस बढ़ा दिए। ठीक है। ये हमारा गॉसेस लॉ का पहला एप्लीकेशन हो गया। हमारे गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। अगर हम देखें इसको, ये इसके चारों तरफ से ये 3D व्यू है। ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि अगर इस पूरे के पूरे शीट को अगर मैं इसके ऊपर चार्जेस रख दूं, ठीक है, अगर पूरे के पूरे चारों तरफ चार्जेस लिख दूं और हम पॉजिटिव लेंगे, अगर आप चाहो तो नेगेटिव ले सकते हो, मैं पॉजिटिव लेके इसको डिराइव करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन्स है। 3 रीजन मतलब 3 जगह है। एक तो है पहला यहाँ पे, ठीक है, ये पहला यहाँ पे होगा, एक इस शीट के ऊपर होगा, ठीक है, और एक होगा हमारे पास यहाँ पे तीसरा रीजन। इन तीनों रीजन में कुछ फील्ड होना चाहिए। ठीक है। सेकंड रीजन में तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं क्योंकि वहां पे तो चार्जेस खुद रिसाइड कर रहे हैं, तो सिंगुलरिटी वाली कंडीशन हो गई। लेकिन रीजन 1 और रीजन 2 में, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अभी हम इसको डिराइव करेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर ये शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस शीट के कारण फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम अगर यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस दे तो ये इस तरफ होंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, इस साइड भी और इस शीट के इस साइड भी, करेक्ट, बहुत सारी रेस। तो अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो ये आगे से आपकी तरफ आ रही है, अगर साइड व्यू देखें तो ये कुछ ऐसे आ रही है, ये फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं कंटिन्यूअसली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं बहुत सारी, ऐसे नहीं कि दो चार, ठीक है, क्योंकि ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, ठीक है। तो अब हम एक एरिया लेंगे और उस एरिया में से देखेंगे कि भाई कितने फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो हम एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा गॉसियन सरफेस का आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लोग जब डिराइव करेंगे तब उसको हमारा और बेटर हो जाएगा। तो मैं ये एक गॉसियन सरफेस लूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा बना के यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं फ्रंट में, और आपको 3D में बता देता हूँ कि ये दिखने में कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसको मैं ओके, यहाँ से ये ऐसा है, ठीक है। आप साइड व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके कारण इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है। फिर हम इसमें टोटल एरिया रखेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमको एग्जाम में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक शीट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं शीट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारी शीट है जो अभी हमने 3D में देखी थी, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक रफली पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं कुछ, ठीक है। वैसे एक दो नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं। और हमारे पास तीन रीजन है यहाँ पे, रीजन 1 जो कि बैक साइड है शीट के, रीजन 2 जो कि शीट के ऊपर है, और रीजन 3 जहाँ पे फ्रंट में है, ठीक है। हमको इन तीनों रीजन पे, और यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एरिया लिया है जो आपको मैंने 3D में बता दिया, और इस एरिया के कारण कितना फ्लक्स आ रहा है या कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है हम लोग वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, और इसके एरिया के हमने देखा है कि जो फील्ड लाइंस थी 3D में अभी देखा आप लोगों ने कि फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर थी, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ। ओके, गॉसेस लॉ से पहले क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इस शीट के कारण। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए E1 प्लस E2 प्लस E3, क्योंकि ये तीनों की तीनों E1 प्लस E2 और E3 ये तीनों इस जितने चार्जेस हैं उनके कारण हो रहा है, करेक्ट। बाहर से तो कोई चार्ज आ नहीं रहा है, तो हमको ये सारे चार्जेस के कारण ही E1 E2 E3 हो रहा है। लेकिन E2 इज ऑन द शीट, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे E1 और E3 मतलब फ्रंट में और बैक साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उसी के कारण तो फ्लक्स होगा। तो E1 प्लस E3। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो जितनी फील्ड लाइंस फ्रंट में होगी उतनी ही फील्ड लाइंस बैक साइड में होंगी। ऐसा तो है नहीं कि फ्रंट साइड में ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही है और पीछे कम, नहीं, दोनों बराबर जा रही है। तो E1 और E3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट E1 एंड E3 ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा E के, ठीक है, मान लेते हैं कि ये E के इक्वल है। तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट किसके इक्वल आ जाएगा, E प्लस E, और E प्लस E कितना होता है, ट्वाइस ऑफ E। अब इसको पुट कर देते हैं हमारी पहली इक्वेशन में। हमारी पहली इक्वेशन क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 2E इंटू ए, ठीक है। फिर से यहाँ पे फ्लक्स फाई जो है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, ओके, ये हो जाएगा हमारा चार्ज, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। हमारा गॉसेस लॉ यही बोलता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास एक शीट है, शीट पे चार्जेस हैं बहुत सारे, और ये चार्जेस कैसी डेंसिटी बना रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे वायर तो है नहीं जैसे पिछले एप्लीकेशन या फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने सीखा है। तो सिग्मा क्या होगा हमारा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया के अक्रॉस है सारे चार्जेस। सो चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब सिग्मा इंटू एरिया हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो सिग्मा इंटू एरिया अपॉन ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स E इंटू इलेक्ट्रिक इंटू एरिया। एरिया एरिया दोनों साइड कैंसिल कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरी शीट के कारण, नहीं, ये एक साइड है। कौन से साइड, या तो फर्स्ट साइड या बैक साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, हमने ये माना है कहां पे, यहाँ पे। तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इस शीट के कारण, एक साइड में, ठीक है।
तो हमारे गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि शेल क्या होता है। शेल जो है बेसिकली एक फुटबॉल की तरह है, जहां पे बीच में तो हवा है, खाली है, ठीक है, खाली जगह है, और सिर्फ बाहर बाहर की लेयर जो है हमारी वहां पे कवर्ड है। तो ये जो है एक मेटेलिक शेल है, जिसके ऊपर चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर सरफेस पे दे रहे हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज कहाँ पे, इस व्हाइट वाले पोर्शन पे। और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर मान लेते हैं इसका रेडियस है, ठीक है। तो हमको तीन अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला मैं यहां पे लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, ठीक है। बाकी के हम लोग आगे पॉइंट वाइज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल मतलब हम यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है शेल के कारण। शेल के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। अब ये क्यू जो है ये किसके फॉर्म में होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान रखना है यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर के सरफेस के ऊपर चार्ज दे रहे हैं। तो इस पॉइंट आर पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, बाहर एक सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कुलर हमने इमेजिन कर लिया है। अब इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। सो फ्लक्स हमने अभी तक कई बार पढ़ा है, फाई इक्वल्स टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्लियर। और यहां पे फ्रॉम गॉसेस लॉ ये फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन नहीं तो क्यू लिख लेते, क्यू इन बेसिकली होता है टोटल चार्ज इनसाइड और एनक्लोज्ड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा चार्ज कहां पे है, पूरा सरफेस पे है, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई एरिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है हमको, हमारे कौन से एरिया पे चार्ज है, यहाँ पे इस व्हाइट बाउंड्री पे। तो सर स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। सर्कल जैसे कि एक रिंग हो गया, वो सर्कल है, जबकि स्फीयर जो है वो फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, वो जो है वो स्फीयर है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्फीयर का एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, स्फीयर क्या होता है, स्फेरिकल चीजें 3D में, जैसे कि अर्थ हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब स्फीयर है। जबकि रिंग हो गया, बैंगल्स हो गए, ये सब के सब सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम क्यू की वैल्यू सिग्मा, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कौन सा एरिया, ये एरिया हमारा जो है राइट साइड में, ये है गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस जो पिंक वाला बाहर वाला एरिया है, क्योंकि उस एरिया पे कितना फील्ड है हमको वो निकालना है। तो वो हो जाएगा हमारा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कैपिटल आर क्या बता रहा है कि चार्जेस कहाँ पे है, स्मॉल आर क्या बता रहा है कि आप फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हो। इसलिए राइट साइड में हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का एरिया रखेंगे, या वो एरिया जिसमें वो पॉइंट लाई कर रहा है जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में हम वो वाला एरिया कंसिडर करेंगे जहां पे हम चार्जेस को रख रहे हैं। तो अब 4 पाई से 4 पाई कैंसल, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, आउटसाइड द शेल। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बाकी के बहुत इजी हैं। सो सेकंड वाला है हमारा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द शेल। इस ऑन द शेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर हम डायग्राम पे देखें, तो अगर शेल पे आ जाते हो आप, तो ये आर की वैल्यू, ये जो आपकी आर की वैल्यू है स्मॉल आर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। क्योंकि आप ऑन द शेल पे अगर वहीं पे बैठे हुए हो, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप ऐसा पॉइंट ले रहे हो पी जो कि शेल के ऊपर है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर और कैपिटल आर को इक्वल कर देंगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएंगे।
तीसरा पॉइंट हमारा इनसाइड द शेल। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखा जाए तो अंदर कुछ चार्ज है क्या? अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है शेल के अंदर, तो उसके कारण कोई फील्ड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? गॉसेस लॉ बोलता है कि वहां पे फ्लक्स ही नहीं होगा, और जहां फ्लक्स ही नहीं है वहां फील्ड होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज देर इज नो चार्ज। देर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल। ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की।